हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि कल सुबह 11 बजे से प्रयागराज में एक महासंग्राम हो रहा है। जी हाँ, महासंग्राम। अभ्यर्थी अपनी ही कुछ जायज़ मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं। किन मुद्दों की वजह से और क्यों कर रहे हैं ये धरना, ये मैं आपको उस धरने की कुछ तस्वीर दिखा सकता हूँ। अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं ये जो तस्वीर है बहुत ही भयावह है, क्योंकि ये तस्वीर कुंभ में आए हुए लोगों की नहीं है। ये तस्वीर है अपनी जायज़ मांगों को लेकर पहुँचे हुए उन अभ्यर्थियों की जो कुछ अपनी जायज़ मांग कर रहे हैं। जैसे कि जो 2 से 3 शिफ्ट में परीक्षा होने वाली है, उसको सिर्फ 1 शिफ्ट में कराने की मांग कर रहे हैं। अब ये मांग जायज़ कैसे है, ये हम आगे वीडियो में बात करते हैं। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, आप एक छात्र हैं, आप इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक गार्जियन हैं, आपके बच्चे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए और आप देखिए कि आज की स्थिति क्या हो गई है छात्रों के लिए। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर धरने में हो क्या रहा है और क्यों धरना हो रहा है। सबसे बड़ा एकदम बेसिक से हम बात करेंगे कि ये धरना आखिर इतना भयावह रूप क्यों लिया। अब ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि चोर नहीं तो सच्चे हो क्या, संजय बाहर निकलो छोटे बच्चे हो क्या। अब संजय श्रीनेत जी हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। इनसे बच्चे बात करना चाहते हैं, अपनी मांगों को उनके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन ये महोदय कल से गेट से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। फिर उसके बाद गुस्साए अभ्यर्थियों ने इनकी फ़ोटो लगाकर एक अर्थी निकाली और राम नाम सत्य है के नारे लगाए। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये धरना हुआ क्यों। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के नोटिफिकेशन की। RO-ARO, जिसको RO और ARO के नाम से भी आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। कब? अक्टूबर और नवंबर में। कितने पदों के लिए? 411 पदों के लिए। 411 पदों के लिए आवेदन किया और इसको 9 तारीख से लेकर 9 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 नवंबर 2023 तक आवेदन करने की तिथि रखी, जिसमें कितने आवेदन आए? 10,69,000। अब आप एक बार आंकड़ा लगाइए कि पद कितने हैं? 411। 411 पदों के सापेक्ष में 10,69,000 लोगों ने आवेदन किया। आप बेरोजगारी की स्थिति आप यहीं से आंक सकते हैं। खैर, ये तो रही बात, ठीक। उसके बाद 30 नवंबर को एक नोटिस जारी किया जाता है और इसमें बताया जाता है कि जो RO और ARO की परीक्षा है वो 11 फरवरी 2024 दिन रविवार को आयोजित की जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ही UP-PCS की एक नोटिफिकेशन जारी की 220 पदों के लिए, और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जनवरी-फरवरी में, ठीक है। आवेदन कब से प्रारंभ हुआ? 1 जनवरी 2024 से, और अंतिम तिथि रखी गई 29 जनवरी 2024, ठीक है। 2 फरवरी 2024 ये ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि थी। यानी कि 1 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक तिथि रखी गई आवेदन करने की 220 पदों के लिए। और कुल कितने आवेदन आए? 5,74,000 आवेदन। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि केवल 220 पद हैं और उसके लिए कितने आवेदन आए हैं? 5,74,000, यानी 6.25 लाख बच्चों ने आवेदन किया इसके लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 220 पदों के लिए यहाँ पर UP-PCS के लिए आवेदन किया गया,
आवेदन मांगा गया और आए कितने 5,74,000। वहीं पर अगर हम RO की बात करें तो 411 पदों के लिए 10,70,000 लगभग लोगों ने आवेदन किया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो RO और ARO की एग्जाम डेट थी वो 11 फरवरी को प्रस्तावित थी, वहीं UPPCS की परीक्षा 17 मार्च को होनी प्रस्तावित थी। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि 11 फरवरी को परीक्षा हुआ, किसका? RO और ARO का। RO ARO की परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित की जाती है, जिसमें एक नोटिस आती है और बताया जाता है कि 10,76,004 लोगों ने परीक्षा को दिया है। 10,76,004 आवेदकों ने परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा को दिया। लेकिन समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई? समस्या उत्पन्न हुई यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जब एग्ज़ाम दिया, खैर एग्ज़ाम से पहले ही ये आरोप लगना शुरू हो गया था कि जो RO और ARO की परीक्षा है उसका पेपर जो है वो पहले से ही आउट हो चुका है, पर बिना परीक्षा सामने आए इस बात की पुष्टि कर पाना ये मूर्खता थी। RO और ARO का परीक्षा 11 फरवरी को हुआ। बच्चों के सामने जब पेपर आया तो सभी की आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई, क्योंकि जो पेपर उनको सेंटर से बाहर दिखा था सेम वही पेपर उनको परीक्षा हॉल में देखने को मिला। इसके बाद ये बवाल मच गया। बात है 11 फरवरी की। 11 फरवरी से बवाल मचा। 12 फरवरी को ये न्यूज़ पेपर में छपकर आने लगा कि RO और ARO का जो पेपर था उसका उत्तर कुंजी पहले से ही वायरल हो गया था, ऐसा अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सरकार और आयोग ये और जो पेपर एजेंसी थी ये बातें मानने को तैयार नहीं थी। उनका मानना था कि वह अभ्यर्थी जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है वो आयोग पर और सरकार पर एक गलत आरोप लगा रहे हैं पेपर आउट के। लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगा। पूरे ट्विटर पर RO ARO पेपर लीक ट्रेंड करने लगा और इसके कैंसिल कराने की मांग होने लगी। फिलहाल देर सही देर सवेर कैसे भी करके 3 हफ्तों के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से 2 मार्च यानी कि पूरे 3 हफ्ते के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ ने इस पेपर को कैंसिल करने का आदेश दिया और पुनः 6 महीने के अंदर परीक्षा कराए जाने के लिए कहा कि आने वाले 6 महीनों में ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी शुचितापूर्ण तरीके से। ठीक है, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा देने की भी बात कही। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कि परीक्षा का पेपर आउट हुआ, कहाँ से आउट हुआ इसकी पुष्टि अगर देखा जाए तो आज भी नहीं हो सकी है, क्योंकि आज भी इसकी जांच चल रही है। ठीक, पेपर आउट हो गया, पेपर कैंसिल भी हो गया, पुनः 6 महीने के अंदर अंदर परीक्षा कराए जाने की बात कही गई। सभी के दिन जब 11 फरवरी को पेपर कैंसिल हुआ उसके बाद सबके माइंड में ये था कि चलिए RO ARO ना सही तो 17 मार्च को UPPCS का एग्ज़ाम होने वाला है, हम उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, हमारा UPPCS का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी शुरू हो गई। लेकिन 7 मार्च को एक नोटिस आती है UPPSC की तरफ से कि 17 मार्च को जो परीक्षा प्रस्तावित थी उसको अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित किया जाता है। अब वो अपरिहार्य कारण क्या था क्या नहीं था इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने जनवरी में अपना फॉर्म भरा था और उनको लगता था कि वो मार्च में परीक्षा देंगे और आने वाले समय में उनका रिजल्ट आएगा, मेंस देंगे और कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, वो फिलहाल अभी यहाँ पर विलम्ब होता दिखने लगा। फिर बातें आगे बढ़ी, इस परीक्षा को जुलाई में कराई जाने की बात कही गई लेकिन कहीं कोई पुष्टि नहीं हुई। फिर एक नोटिस आती है और उस नोटिस में कहा जाता है कि जो UPPCS की परीक्षा है उसको कराया जाएगा 27 अक्टूबर को। लेकिन 16 अक्टूबर को ही एक नोटिस फिर से जारी करता है UPPCS और इस नोटिस में ये कहता है कि ठीक से सेंटर ना मिलने की वजह से हम अभी सेंटर का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से 27 अक्टूबर को परीक्षा करा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इस परीक्षा को अभी स्थगित किया जाता है और ये परीक्षा दिसंबर के माह में आयोजित किया जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा पहले की अगर हम चर्चा करें
तो जब यूपी पीसीएस की परीक्षा को स्थगित किया गया, आरओ ओआरओ के पेपर को रद्द कर दिया गया, उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है, राधा कृष्णन कमेटी। एक कमेटी बनाई गई, राधा कृष्णन कमेटी, ये जांच करने के लिए कि ये पेपर कैसे और कहां से आउट हुआ। राधा कृष्णन कमेटी ने 19 जून को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई। उस रिपोर्ट में एक बात ये भी कही गई कि पेपर लीक का एक कारण ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में पेपर को एक ही शिफ्ट में आयोजित कराना। मतलब कि उस जो आयोग या जो कमेटी गठित की गई थी, उनका मानना ये था कि जो पेपर आउट हुआ उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया और सभी को एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराया गया, सभी को एक ही शिफ्ट में परीक्षा में बैठाया गया, जिसकी वजह से कुछ सेंटर ऐसे चुनने पड़े जो सेंटर हमें नहीं चुनने चाहिए थे। अब इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे या जो सदस्य थे, उनको कौन बताए कि जो यूपीपी का एग्ज़ाम था वो कितने शिफ्टों में कराया गया था। यानी कि अगर हम यूपीपी का एग्ज़ाम देखें तो 5 दिनों में और 10 शिफ्टों में कराया गया था। उसके बाद भी यूपीपी का पेपर आउट हुआ और यूपीपी के परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो अब इन महानुभाव ने कैसे ये चीज़ कही, क्या सोचकर कही, ये फिलहाल सोच से परे है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है डेट 5 नवंबर। 5 नवंबर को यूपीपीएससी ने 3 बैक टू बैक नोटिस जारी की। अब इस नोटिस में जो उन्होंने बताया उसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया। नोटिस में क्या था, आइए जानते हैं। नोटिस में था कि 19 जून 2024 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है उसको 7 और 8 दिसंबर को 2 सत्रों में, प्रथम सत्र सुबह 9:30 से 11:30 और द्वितीय सत्र 2:30 से 4:30 PM तक आयोजित किया जाएगा। और कितने जिलों में? सिर्फ 41 जिलों में। उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75, यानी कि बाकी के जो 34 जिले बचते हैं वो परीक्षा कराने के योग्य नहीं हैं। अब ये माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार पर प्रश्न खड़ा करती है कि जिस प्रदेश में आप इलेक्शन करा ले रहे हैं एक दिन में, और जिस कंट्री में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, उसी कंट्री में 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट नहीं हो सकता है। ये माननीय आदित्यनाथ जी की सरकार की जो आयोग है, वो आयोग ये कह रही है, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो कमेटी गठित की है, वो कमेटी ये कह रही है कि 5 से 6 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं कराया जा सकता है। और इसी देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों को संयमित करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि 140 करोड़ लोग मिलकर 1 नेशन 1 इलेक्शन को कामयाब बना सकते हैं। कितनी सोचने वाली बात है और कितनी हास्यास्पद बात है ये। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा नोटिस था वो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड था कि जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होगा वो 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को 3 शिफ्ट में आयोजित होगा। यानी 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में और 23 दिसंबर को 1 शिफ्ट में ये आयोजित होगा। उसके बाद ये प्रश्न उठने लगा कि जब एक ही परीक्षा, एक ही स्तर की परीक्षा को 3 शिफ्ट में आयोजित किया जाता है तो सीधी सी बात है कि 3 पेपर बनेंगे, और जब 3 पेपर बनेगा तो तीनों का स्तर सेम नहीं हो सकता है। तीनों के स्तर अलग अलग होंगे तो मार्क्स को भी सेम देना ये पॉसिबल नहीं था। बच्चों ने प्रश्न किया कि इसके लिए आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करेंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर एक शिफ्ट के बच्चों ने ज़्यादा अगर प्रश्न सही किया है, दूसरे शिफ्ट के बच्चों ने अगर कम प्रश्न सही किया है, तो ये माना जाता है कि दूसरा शिफ्ट का जो पेपर था वो टफ था, तो उन बच्चों के जो मार्क्स हैं उसमें बढ़ोतरी कर दी जाती है और फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स में कुछ कमी देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया थी ये समझ से परे थी। ठीक,
नॉर्मलाइजेशन का विरोध और वन शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने को लेकर ये धरना आयोजित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन डिसाइड कैसे करेंगे। सपोज दैट कि एक शिफ्ट में प्रश्न किया गया कि यंग इंडिया नामक पत्रिका किसकी है, और वहीं दूसरे शिफ्ट में प्रश्न किया जाता है कि यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है। अब ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि दोनों ही इतिहास के प्रश्न हैं और दोनों ही एक ही स्तर के प्रश्न हैं, लेकिन अब ये एक बच्चे को प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर पता है और इसका उत्तर उसको नहीं पता है, वहीं दूसरे बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर पता है लेकिन इसका उत्तर नहीं पता है। अब आप बताइए कि अब आप कैसे ये आंकड़ा लगाएंगे कि किस बच्चे के लिए कौन सा प्रश्न इसमें टफ है और कौन सा प्रश्न इसमें से इजी है। तो इस तरीके से जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो निराधार है, और इतने बड़े एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की जैसी प्रक्रिया नहीं लगानी चाहिए। इसी मांग को लेकर बच्चे वहाँ इकट्ठा हुए हैं। जब ये नॉर्मलाइजेशन की बात हुई तो उसी के बाद ये परिणाम हुआ कि एक आंदोलन की डेट फिक्स की गई 11 नवंबर। पहले से सूचना दी गई कि हम 11 तारीख को गेट के सामने हम अपनी बातों को रखने के लिए वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। बच्चे इकट्ठा हुए और देखते ही देखते एक बच्चों का हुजूम इकट्ठा हो गया, और आज स्थिति ये है कि उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। अब पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनको कौन बताए कि आप जिनको दौड़ा रहे हैं वो कोई आम छात्र नहीं है। आने वाले समय में ये आपके सीनियर होने वाले हैं। अगर कोई यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करके प्रशासनिक सेवा में अगर जाता है, सेवा देता है, तो आज जो पुलिस के अधिकारी लोग या जो सिपाही उनको दौड़ा रहे हैं ये उनके सीनियर बनेंगे आगे चलकर। लेकिन ये समय की मार है, समय उन्हें दौड़ा रहा है। तो देखते हैं इस आंदोलन का परिणाम क्या आता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी आज हो सकता है इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं खबरें चलने लगी हैं कि जो आरओ और यूपी पीसीएस की परीक्षा तिथि है उसमें अब आपको आगे पोस्टपोन होते हुए दिखाई देगी। देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।